नमस्कार साथियों, चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन अभी हम रैपिड रिवीजन सेशंस में ज्योग्राफी का सेशंस लेकर के आ रहे हैं और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आप अपनी 100% इफ़िशियंसी के साथ एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करते रहें और इसमें जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, यह वह टाइम है जब आप अपने रिविजन्स पर फोकस करें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपका चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द अल्निनो करंट फ्लो। आपको पता होगा कि अल्निनो एक ऐसा प्रभाव है जो प्रत्येक वर्ष बोलें या फिर 2-4 वर्ष या मैक्सिमम कभी कभी तो यह देखने को मिलता है हमें कि जो 7-8 वर्ष है, 7 to 8 ईयर्स में जो पैसिफिक ओशियंस है, हमारा जो पैसिफिक ओशियंस है, यहाँ पर अल्निनो का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है और इस अल्निनो के इफ़ेक्ट से जो इंडियन मानसून्स है वो कमज़ोर हो जाता है। तो सवाल काफ़ी इजी है कि अल्निनो इफ़ेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो हम सभी जानते हैं कि अल्निनो इफ़ेक्ट हमें प्रशांत महासागर, दैट मीन्स द पैसिफिक ओशियंस में देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स यानी ITCZ। ITCZ अ लो प्रेशर जोन इज लोकेटेड, यानी ITCZ जो है यह कहाँ पर लोकेटेड होता है। हम आपको बता दें साथियों कि जो ट्रॉपिकल्स रीजन्स हैं, जो इक्वेटर्स का 0 डिग्री रीजन्स है और ये जो 23rd एंड हाफ है जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और साउथ में जो ट्रॉपिक 23rd एंड हाफ है इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स बोलते हैं। यहाँ से हमें पता है कि ट्रेड विंड्स चलती है और ऊपर से भी ट्रेड विंड्स आती है। ये दोनों ट्रेड विंड्स जिस रीजन्स में टकराती है और जो सन है, सूरज है, सूरज का भी डायरेक्ट हिट यहाँ पर कंटिन्यू पड़ता रहता है। तो जो ट्रॉपिकल्स रीजन्स हैं, जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, यहाँ पर लो प्रेशर्स बेल्ट, जो लो प्रेशर्स बेल्ट का रीजन्स डेवलप हो जाता है और यही रीजन है हमारा ITCZ। ITCZ का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और हमने आपको बताया कि ये कहाँ फॉर्मेशंस इसका हो रहा है। तो साथियों इसका फॉर्मेशंस हो रहा है एट द इक्वेटर्स, यानी भूमध्य रेखा पर हमें देखने को मिलता है ITCZ। यहाँ हम एक और नया बात आपको बता दें कि ये जो ITCZ बनता है इसका शिफ्टिंग भी होता है, जिस तरह से सन का मूवमेंट होता है। आपको पता होगा कि सूरज जो है नॉर्थ वार्ड में मूव करती है 21 जून को और साउथ वार्ड में मूव करके आती है 22 दिसंबर को, यानी 21 जून को सूरज जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 22 दिसंबर को सूरज हमारा दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो सूरज के सर्कुलेशन से, मूवमेंट से ITCZ भी मूव करता है, जो काफ़ी प्रभावित करता है हमारे देश में आने वाले मॉनसून्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर पूर्वी मानसून्स के कारण अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। उत्तर पूर्वी मानसून्स, ध्यान देना है हमें वर्ड पे कि ये जो वर्ड है यह पूछ रहा है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून्स के बारे में। आपको हम बता दें कि जो इंडिया में ये जो मानसून्स नॉर्मली जो अभी आया हुआ है, इस मानसून्स को हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून्स, दैट मीन्स दक्षिण पश्चिम मानसून्स। लेकिन जो उत्तर पूर्वी मानसून्स है, यानी जब यही मानसून्स वापस लौटने लगता है तो इसका नाम हो जाता है उत्तर पूर्वी मानसून्स, यानी जिसको हम लोग लौटती हुई मानसून्स भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि द स्टेट विच एक मिनट, कह रहा है कि द स्टेट विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून इज, यह जो स्टेट हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसलिए हो जाएगा कि जो ये ईस्टर्न मानसून्स है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है, यह इधर से जब लौटती है तो वे ऑफ बंगाल से यह मॉइस्चर ग्रैब करती हुई आती है और यहाँ पर जो हमारा ये कोरोमंडल तट है जिसमें तमिलनाडु का रीजन्स आता है, यहाँ पर ये रेनफॉल करता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा
मानसून पूर्व आम्र वर्षा तटीय क्षेत्र में देखने को मिलता है और इसका रीजनल नाम है जिसे हम लोग आम्र वर्षा इसे कहा जाता है कर्नाटक रीजन्स में। ध्यान रखना है कि कर्नाटक रीजन्स में आने वाले जो मानसून से पहले जो बौछारें होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है, उसे आम्र वर्षा का नाम दिया जाता है। क्योंकि यह आम्र वर्षा इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि यह जो वर्षा है आम की फसलों के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो मैंगो सावर कहा जाता है इसको कहाँ, तो कोस्टल रीजन्स कर्नाटका में, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नॉट अफेक्टेड मच बाय अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून। यानी कह रहा है कि इनमें से कौन सा रीजन है जो अफेक्टेड नहीं है, प्रभावित नहीं है, किससे, अरब सागर शाखा से। आपको पता होगा कि जो भारतीय मॉनसून्स है ये दो टाइप्स में हम लोग बांट करके इसको पढ़ते हैं। एक हो जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरा हो जाता है अरेबियन सी ब्रांच। तो जो अरेबियन सी ब्रांच है इससे कौन सा रीजन्स प्रभावित नहीं होता है, तो इससे अगर प्रभावित नहीं होने वाला रीजन्स देखें तो ये हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेसिन्स। क्योंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ रीजन्स इस पोजीशंस पे है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ बेसिन जो है हमारे ये अरेबियन सी ब्रांच से इफेक्टेड नहीं होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडियाज रिसीव्स विंटर रेनफॉल। विंटर रेनफॉल का मतलब हुआ कि जो ठंड के मौसम में इंडियाज में बारिश देखने को मिलता है, जिससे पूरा का पूरा भारत का टेम्परेचर जो है काफ़ी डाउन हो जाता है और ठंडा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ठंडे के लिए उत्तर भारत में एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है दैट इज पाला, कि पाला पड़ रहा है, इस तरह के वर्ड का प्रयोग किया जाता है और ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है आपके आलू के फसल को। ध्यान रखना है कि जो पोटैटो हैं, आलू के फसल हैं, इसको काफ़ी यह इफ़ेक्ट करता है। तो जो नॉर्थ वेस्ट रीजन्स है हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यह सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है किससे, विंटर रेनफॉल से। हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो इंडिया में ये जो हमारा इंडिया का रीजन्स है, ये रीजन्स है और इधर है एक मेडिटेरेनियन सी, आप लोग सब जान रहे होंगे। ये मेडिटेरेनियन सी से जो साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है और ये साइक्लोन्स इस रीजन्स में जेट स्ट्रीम्स के इफेक्ट से आता है और ये इस जगह पर आकर के ठंड के मौसम में बारिश करता है। इसी को कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब हुआ पश्चिमी विक्षोभ। तो आपको यहाँ पर यह बात को भी ध्यान रखना है कि भारत में शीत ऋतु में, विंटर सीजन में जिससे बारिश होती है उसका काउज है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और यह किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, नॉर्थ पश्चिम, यानी उत्तर और वेस्ट, नॉर्थ पश्चिम क्षेत्र में यानी नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। Which one of the following is the driest place, यानी ड्राइस्ट प्लेस, इनमें से कौन सा प्लेस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा सूखा है। हम आपको यहाँ पे बता दें कि सूखा का या ड्राइस्ट का कतई मतलब यह नहीं होता है कि वहाँ पर हमेशा जो है हीट ही ज़्यादा हो। एक ऐसे भी जगह हैं, कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर ड्राइस्ट सबसे ज़्यादा सूखा प्लेस हमें देखने को मिलता है। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता है। आपने कोल्ड डेजर्ट का नाम जरूर सुना होगा, तो कोल्ड डेजर्ट में यही देखने को हमें मिलता है। और सबसे ज़्यादा भारत में अगर सबसे सूखा शुष्क प्रदेश को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो सबसे ज़्यादा शुष्क जो है यह लेह हो जाता है। और यह VVI क्वेश्चंस में आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि यह VVI क्वेश्चंस है, इसकी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि सबको पता है कि जैसे ही ड्राइएस्ट प्लेस पूछा जाएगा बच्चों का दिमाग कहीं ना कहीं राजस्थान की तरफ जाएगा, जैसलमेर रीजन्स में जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि लेह इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि रीजन्स पूछ रहा है कि राजस्थान में जो ड्राइएस्ट प्लेस हैं या फिर बोलें जो डेजर्ट रीजन्स का फॉर्मेशंस हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे शॉर्टली कि जो राजस्थान रीजन्स है, ये वाला जो रीजन्स है, यहाँ पर एक माउंटेन है दैट इज़ अरावली माउंटेन्स। ये जो अरावली माउंटेन्स है
और ये जो वे ऑफ अरेबियन सी मानसून्स का ब्रांच है और इधर वे ऑफ बंगाल मानसून्स का ब्रांच है, जब ये दोनों जाती है तो यहाँ पर किसी टाइप्स का बैरियर नहीं मिल पाता है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसके विंड्स को। और आपको पता होगा कि जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, दैट मीन्स जो पर्वतीय वर्षा होती है, उसके लिए एक मेजर कंडीशंस होता है कि उसको किसी एक चीज़ का बैरियर मिलना चाहिए। और ये जो है अरावली, ये रेन जो पश्चिमी मानसून है इसके पैरेलल होने के कारण पूरा का पूरा जो पश्चिमी मानसून विंड है ये सीधा निकल जाती है और वहाँ बैरियर नहीं मिलने से इस रीजन्स में बारिश नहीं कर पाती है। सपोज अगर हम थोड़ा देर के लिए ये मान लें कि अगर ये जो अरावली है अगर इस तरह से इसका विस्तार होता तो हम आपको बता दें कि ये रीजन्स कभी भी ड्राइएस्ट प्लेस नहीं होता, इसमें कभी भी डेजर्ट हमें नहीं देखने को मिलता। लेकिन ऐसा है नहीं, तो मेजर रीजन्स इसका जो हो जाएगा यह होगा हवा को ठंडा करने के लिए आवश्यक उत्थान के लिए कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि कोई भी अवरोध ऐसा नहीं है जो हवा को उत्थान यानी अपलिफ्ट करके उसको कोल्ड करके ठंडा करके फॉर्मेशंस करे क्लाउड्स का और वहाँ पर वर्षा करवा सके। तो इस क्वेश्चंस का सही जवाब हमें मिल जाएगा डी में, कि इसका सही जवाब डी है। चलते हैं नेक्स्ट, है कि डिक्लाइन ऑफ मानसून इज इंडिकेटेड बाय, यानी कि जो डिक्लाइन है मानसून्स का, मानसून्स में गिरावट का संकेत क्या है। तो हमें पता है कि जब मानसून्स कमजोर होता है तो दैट मीन्स आकाश जो है वह एकदम क्लीन होता जाएगा, यानी क्लियर स्काई हमें दिखेगा, बिल्कुल सही है। प्रेशर्स देखेंगे, प्रेशर्स कंडीशंस इन बे ऑफ बंगाल, यानी जो प्रेशर्स है वह बंगाल की खाड़ी में बढ़ जाएगा, सिंपली है। राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड कोड्स, राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड्स, यानी कि जो टेम्परेचर है लैंड एरियाज का वह राइज करेगा, यानी वह बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसके संकेत को देखें तो संकेत में ये सभी के सभी रीजन्स हो जाएंगे, यानी चारों के चारों रीजन जो हैं ये हमें देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य घने पर्णपाती वनों से आच्छादित है। ये सवाल भी वीवीआई है और इसे भी आप ध्यान से नोट करके रख लेंगे कि भारत का जो सबसे ज़्यादा घने पर्णपाती वन है, यानी बोलें तो डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट, यह हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश रीजन्स में सबसे ज़्यादा डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। आप जान रहे होंगे कि पर्णपाती वन क्या होता है, जो अपने पत्तों को गिरा देती है समय के अनुसार या फिर बोले मौसम के अनुसार। एक खैर है, खैर जिसको कि कैटचू भी बोलते हैं। कैटचू इज अ ट्री ऑफ विच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी खैर किस प्रकार के वृक्ष के अंतर्गत आता है। तो यह जो है हम आपको बता दें कि यह सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। सब ट्रॉपिकल्स रीजन्स आप सभी जान रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा रीजन्स जो है ट्रॉपिकल्स रीजन्स है, और इसके ऊपर का ये वाला क्षेत्र जो है इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल्स रीजन्स। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है। आपको पता है कि जो सुंदरवन है ये हमारे ज्वालामुखी, ज्वारीय और तटीय वंश के अंतर्गत आता है। सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और ये जो मैंग्रोव वन है ये किसका एग्जाम्पल है, ये तटीय इलाके में मिलने वाले वन है या ज्वारीय वन है, इसका एग्जाम्पल है। आपको बता दें कि जो सुंदरवन एरियाज़ है, ये जो हमारा सुंदरवन एरिया है, इस रीजन्स में सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है जो मैंग्रोव का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो और यह क्या करता है कि पूरी तरह से ये कोस्टल एरियाज जो है, ये जो तटीय एरिया है, इसको क्या करता है, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है, उसको सुरक्षित रखता है। ध्यान रखेंगे, जस्ट वॉल की तरह यह कार्य करता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डिपोजिटेड बाय रिवर्स, यानी इनमें से कौन से सॉइल जो है नदियों के द्वारा जमा की जाती है। तो ध्यान रखना है कि जो नदियों के द्वारा जमा की जाएगी वह हो जाएगा हमारा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है नदियों के द्वारा ला करके जमा की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया, यानी इनमें से कौन सी मिट्टी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है इंडिया में।
तो साथियों यह हो जाएगा हमारा जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एलुवियल सॉइल, जो कि अभी हमने देखा कि नदियों के द्वारा ला करके जमा की जाती है, यही मिट्टी सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण। ये क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई में हम रख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे इसको पहले वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चंस है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो इसका भी सही जवाब जो हो जाएगा हमारा न्यूअर एलुवियम, यानी कि नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ मृदा वह ऐसी मृदा होती है जो नदियों के द्वारा लाई जाती है और हर वर्ष इस पर एक नया लेयर, सॉइल का एक नया लेयर चढ़ा दिया जाता है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, यानी कि जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है सॉइल की, उसे डिक्रीज ऑर्डर्स में सजाना है। यानी सबसे ज़्यादा जो वाटर को होल्ड करेगा वह करेगा हमारा क्ले। यानी आपको पता है कि जो सॉइल होता है, साथियों यहाँ पे हम आपको बता दें कि सॉइल का फॉर्मेशंस में एक होता है क्ले, दूसरा होता है सिल्ट एंड तीसरा होता है सैंड। ये तीनों चीज़ का परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। जिस सॉइल में क्ले की मात्रा ज़्यादा होगी वह सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको अरेंज करें तो क्ले सबसे ज़्यादा है, सिल्ट सेकेंड नंबर पर और सैंड थर्ड नंबर पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस का जो सही आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा मिट्टी ग्रेटर देन गाद और ग्रेटर देन रेत। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम देखते हैं कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी क्या है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी हम सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर जो मालवा का पठार है इसका फॉर्मेशंस ही हुआ है ज्वालामुखी से, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शंस के द्वारा। और हम सभी जानते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शंस से होने के कारण जो मालवा प्लेट्यूज है इसका जो मिट्टी है वह काली मिट्टी है, जो कि किसके लिए फेमस होता है? काली मिट्टी कपास के लिए फेमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह मिट्टी के पानी को बरकरार रखती है। अभी हमने देखा कि जिस मिट्टी में क्ले की मात्रा अधिक होगी वो मिट्टी जो है क्या करेगा? पानी की मात्रा को बांध करके रखेगा। विच सॉइल्स नीड लिटिल इरिगेशंस एज इट रिटेन्स सॉइल वाटर, यानी कि पहले से रखा हुआ रहता है और कम पानी की मात्रा का ज़रूरत होता है। तो यह मिट्टी हो जाएगा हमारा ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है और क्ले की मात्रा ज़्यादा होने से ये बहुत सारे पानी को पकड़ करके रखा हुआ रहता है और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि काली मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। और आप ये भी देखे होंगे कि काली मिट्टी से जब पानी निकल जाता है तो यह फट कर के एक दरार लाइक स्ट्रक्चर्स में सामने आता है, जिसे हम लोग खेतों में जुते हुए हल की तरह बोलते हैं। या यह क्वेश्चंस पूछा भी जाता है कई बार कि वह कौन सी मिट्टी है जिसे जुते हुए खेत की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है? यानी इनमें से कौन सी फसल है जो फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है? हम सभी जानते हैं कि जो दाल का फसल होता है, जितने भी टाइप्स के दाल हैं, वह नाइट्रोजन्स में, वह मिट्टी में नाइट्रोजन्स की मात्रा बढ़ाती है क्योंकि उसके जड़ में राइजोबियम्स नामक एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है। तो इस तरह से इसका अगर सही जवाब देखें तो इसमें मटर का जो पी है, पी एक दाल की भांति कार्य करता है, या पी एक दाल है और इसके जड़ में, इसके रूट्स में भी हमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया देखने को मिलता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। चले हम लोग 20 नंबर क्वेश्चंस पे। तो 20 नंबर क्वेश्चंस हमारा कह रहा है कि सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इन मैक्सिमम इन, यानी पौधे को उपलब्ध मृदा जल अधिकतम होता है। इनमें से कौन सी मिट्टी में जो है पौधे को उपलब्ध मृदा जल अधिकतम होता है? अभी हम लोगों ने काली मिट्टी की बात की और उसी काली मिट्टी को यहाँ पे दोमट मिट्टी के रूप में भी लिखा जाता है, लोमी सॉइल्स।
ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 21 नंबर सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ लेस देन 0.002 mm डायमीटर्स, यानी निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि जो सबसे कम होता है इसका व्यास वह हो जाएगा हमारा क्ले का। क्ले जो है यह 0.002 mm से भी कम होता है। तो इस प्रकार ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने 21 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में जल्द ही फिर से हम मिलते हैं और फिर से नया सेशन में फिर से 21 क्वेश्चंस लाएंगे। आप हमारे सेशन से ऐसे ही जुड़े रहें और नो डाउट कि इसका फ़ायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर देखने को मिलेगा। फिलहाल अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान से रिविजन्स करिए। ठीक है, धन्यवाद।